हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी हिंदी की सीरीज़, जिसमें आज हमारा सबसे पहला चैप्टर है हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास, जिसे हम दो पार्ट में, एक पार्ट आज एक पार्ट कल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज से शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ ये देखना है। तो सबसे पहले तो आपको एक लाइन याद रख लेनी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, और उसके बाद प्राचीन हिंदी। कौन सी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन हिंदी। इस लाइन को याद कर लो, रट लो, क्योंकि एग्जाम्स में आती है कि क्रम में लगाइए इन लाइन को, इन शब्दों को, इन भाषाओं को क्रम में लगाइए। दूसरी लाइन देखो, संस्कृत आर्य द्वारा लाई गई थी। जब मध्य एशिया से आर्य यहाँ पर आए तो उन्हीं के साथ साथ संस्कृत भी यहाँ पर आई। आर्यों की भाषा ही कही जाती है संस्कृत। जो हमारी ये है हिंदी, ये भारोपीय परिवार, भारोपीय मतलब भारतीय प्लस यूरोपीय। अगर आपने देखा होगा तो यूरोप की भाषा है इंग्लिश। इंग्लिश के बहुत से शब्द हमारी भाषा से मिलते हैं। जैसे माना जाए कि संस्कृत के भ्रातृ से बना ब्रदर, मातृ से बना मदर, त्रिकोणमिति से बनी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो भारोपीय परिवार के हैं। तो और ये जो इसकी शाखा है वो कौन सी है? हिंद यूनानी। तो दो चीज़ें हो गई, क्या? भारोपीय परिवार और हिंद यूनानी शाखा। अब देखो इनका जो कार्यकाल है या क्रमकाल है वो देखते हैं। तो ये आ जाएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा तीन भागों में बांटा गया है। संस्कृत को, या फिर आप कहें तो हिंदी को, संस्कृत और प्राचीन हिंदी से लेकर के जो पूरा भी कार्यकाल है उसे तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला आता प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। और फिर आती है सबसे आखिरी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 1000 ईस्वी से अब तक। यानी जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे इनको करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। तो इसको दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहला आता है वैदिक संस्कृत, यानी जिस समय पर वेदों की रचना हुई। तो इसको एक नाम दिया गया छांदस। ये हो जाएगा छंदस नहीं छांदस। जिसको ये नाम दिया था वो कौन थे? यास्क और पाणिनि ने ये नाम दिया है। कौन सा? वैदिक संस्कृत या फिर छांदस। इसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000। देखिए हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कार्यकाल पढ़ा 1500 से और 500 ईसा पूर्व। ठीक है ना, हमने पढ़ा। तो अब इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया। पहला आ गया वैदिक संस्कृत, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर आता है हम लौकिक संस्कृत, जब लोगों ने संस्कृत को अपनाया, लोगों की संस्कृत। ठीक है ना, तो इसको भी, इसका नाम संस्कृत ही रखा गया और ये नाम इसे दिया पाणिनि ने। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल रहा। तो कार्यकाल आपको याद रखने हैं। कार्यकाल बहुत बार परीक्षाओं में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का कार्यकाल। अगला देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कब है? ये 500 ईसा पूर्व से और 1000 ईस्वी तक। ठीक है ना, अब इसको भी हमने चार भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले आती है पाली भाषा, जिसका कार्यकाल है 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक। इसे आम जन की भाषा कहा गया है पाली को। और बौद्ध के उपदेश, जो पाली भाषा है या फिर आप कहें कि बौद्ध धर्म में, उसका विस्तार ही इसलिए हो पाया था क्योंकि वो पाली भाषा में थी, और पाली जो थी वो आम जन की भाषा थी। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे प्राकृत आती है पाली के बाद, विकसित होकर थोड़ा 1000 ईस्वी ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। ये ईसा पूर्व नहीं होगा, ये ईस्वी होगा। 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, जिसमें महावीर के हमें उपदेश मिलते हैं। फिर आता है अपभ्रंश, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है ना, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और फिर आता है अवहट, 900 ईस्वी से 1100। जो अवहट है, अवहट को आप कह सकते हैं कि अपभ्रंश का ही थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है, या कह सकते हैं आप अपभ्रंश ही निकली हुई एक शाखा है, जो कभी कभी या फिर किसी किसी स्थान पर ही इस्तेमाल की गई। लेकिन हमें इसको याद रखना पड़ता है 900 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व। तो चारों के कार्यकाल याद रखेंगे। पाली 500 से प्रथम ईस्वी, फिर प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो आज हम यूज करते हैं। ठीक है ना, कब से? 1000 ईस्वी से और अब तक, अब तक। ठीक है ना, तो ये प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी को भी हमने तीन भागों में बांट दिया है। सबको हम बांट रहे हैं धीरे धीरे। प्राचीन हिंदी आएगी 1000 ईसा पूर्व से 1400 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी होगा। फिर आएगा मध्यकालीन हिंदी, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। और आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक ही आधुनिक हिंदी चल रही है।
आधुनिकरण होता जा रहा है उसका, उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, बदलाव दिन पर दिन हो रहा है हमारी हिंदी में। आगे देखते हैं। देखिए अब जो आधुनिक हिंदी है उसको भी बहुत सारे कालखंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है भारतेंदु युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आता है, उनका ये युग कहा जाता है। 1850 से 1900 तक का करीबन 50 साल का भारतेंदु युग। फिर आता है द्विवेदी युग 1900 से 1920, ये हो गया 20 साल का। फिर आता है छायावाद युग 1920 से 1936। छायावाद कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी का, जिस समय पर जो आज की हिंदी जो है, जो आज हम यूज़ करते हैं हिंदी, उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व मिला, उसका बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। 4 लोगों का नाम आता है जो छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक और आते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, देखो जो छायावाद है, छायावाद के बाद कुछ और युग आए जिनको हमने आज बांटा है। ये आता है प्रगतिवाद युग 1936 से 46 का, यानी आज़ादी के समय का वक्त, जब हमने अपनी हिंदी में क्या करी, प्रगति करी। और अब आया प्रयोगवाद 1946 से अब तक। मतलब आप देखें तो अब तक मतलब क्या हो रहा है कि हमारी हिंदी में दिन पर दिन प्रयोग होते जा रहे हैं नए नए। तो प्रयोगवाद युग चल रहा है, 1946 से शुरू हो गया था और अब तक। आगे देखते चलो। हिंदी भाषा की उपभाषाएं, तो हिंदी भाषा में उपभाषाएं और बोलियों का बहुत ही बड़ा खेल है, तो ये ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। आगे देखो, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य तथा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आता है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर आप देखें तो उत्तर भारत के ही ज़्यादातर राज्य आते हैं और दिल्ली भी आता है। बोली का विकास क्रम बोली, उपभाषा और भाषा होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे आपने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट और फिर प्राचीन हिंदी को रखा, तो आप इसे भी याद रखेंगे कि बोली, बोली से थोड़ा सा ऊपर उपभाषा, उससे थोड़ा सा ऊपर भाषा। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट है कि सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1889 में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी उपभाषा व बोलियों का वर्णन किया था। तो ये आप एक फैक्ट की तरह याद रख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, बोली क्या होती है, बोली के बारे में देखते हैं। किसी एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा जिसे साहित्य की रचना नहीं होती, मतलब एक छोटे से क्षेत्र तक ही जो भाषा सीमित रह जाती है उसे बोली कहा जाता है। फिर आएगा उपभाषा। किसी बोली में जब साहित्य रचा या लिखा जाता है और बोली का क्षेत्र सूक्ष्म ना होकर विस्तृत हो जाता है, मतलब देखिए बोली से ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और थोड़ी फिर क्या होगा, उसमें साहित्य की रचना होगी, साहित्य की रचना होगी, साथ ही साथ उसके थोड़ा सा क्षेत्र का भी विस्तार होगा, तो उसे हम कह देंगे उपभाषा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आती है भाषा। जब किसी उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना विस्तृत रूप से होती है, तो देखिए बोली में बिल्कुल भी साहित्य की रचना नहीं हुई, उपभाषा में थोड़ा सा क्षेत्र विस्तृत हुआ और थोड़ी बहुत साहित्य की रचना हुई, लेकिन भाषा में बहुत ज़्यादा क्षेत्र विस्तृत हुआ और साहित्य की रचना भी बहुत ही विस्तृत रूप में हुई। ये देखिए, जॉर्ज गियर्सन ने 1894 में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया, जिसके तहत उन्होंने अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ की रचना करी। तो लिख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ किसने लिखा था, तो जॉर्ज गियर्सन ने 1894 में। देखिए कि चार्ट है, अपभ्रंश के भेद होते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश होता है एक, जो हमें, अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा आपने, तो जो सूरसेन वो था, सूरसेन था, तो वहाँ से ही शौरसेनी जन्मी है, जिसके बहुत सारे भाग है। एक आता पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, जिसमें से आप पश्चिमी हिंदी को ध्यान रखेंगे, राजस्थानी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आता है अर्धमागधी, उससे थोड़ा सा इधर आएंगे हम, जिसके पूर्वी हिंदी है। फिर मागधी में आती है बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। जो मगध वाला हिस्सा था उसमें से सारी भाषाएं देख सकते हैं आप, बिहारी, उड़ीसा वाला क्षेत्र में उड़िया, वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में बांग्ला और असम वाले क्षेत्र में असमिया। फिर आता है खस भाषा, खस में आती है पहाड़ी हिंदी, ब्राचन में आती है सिंधी, महाराष्ट्र में मराठी और पैशाची में पंजाबी। बहुत बार आप देखेंगे जो पैशाची अपभ्रंश ना होकर ये जो पंजाबी भाषा है ये ब्राचन में ही जोड़ दी जाती है, तो आप इस बातों का ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है ना, तो अभी मैंने बताया कि पश्चिमी हिंदी जो शौरसेनी से विकसित हुई है, अपभ्रंश से। ठीक है, इस हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। तो अब देखिए हमने उपभाषा कौन सी होगी, पश्चिमी हिंदी, और उसकी बोली हो गई ये 5। तो ये है कौरवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। इसको आप याद कर सकते हैं, के बी एच। कब कब है,
इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, KBKBH, कौरवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली या फिर हरियाणवी, ठीक है ना। अब कौरवी के बारे में कुछ देखते हैं। कौरवी या खड़ी बोली, इस भाषा का मूल नाम कौरवी था। साहित्य भाषा बनने के बाद खड़ी बोली नाम पड़ा। तो आपने दोनों चीज़ ध्यान रखनी है कि मूल नाम क्या था। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है खड़ी बोली का मूल नाम क्या था, तो कौरवी था। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि खड़ी बोली कब से कहा जाता है, तो साहित्य भाषा बनने के बाद से ही से खड़ी बोली कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि कौरवी नाम किसके द्वारा दिया गया। खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इन्हीं क्षेत्रों की भाषा को आप खड़ी बोली वैसे भी बोलते हैं, तो ध्यान रख सकते हैं। मेरठ की खड़ी बोली मानक भाषा मानी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस क्षेत्र की खड़ी बोली को मानक हिंदी भाषा माना गया है, ठीक है ना। आगे देखो ब्रज भाषा के बारे में। इसका विकास और से ब्रज से हुआ, ये हमें पता है। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है, ठीक है ना। इसके अलावा आगरा, बरेली, बदायूं, एटा, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, तो ये भी ध्यान रखना है, पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। देश के बाहर तजबुकिस्तान में ब्रज भाषा बोली जाती है। यह कृष्ण भक्ति काव्य की एक मातृभाषा है, तो ये वैसे भी आप ध्यान रखेंगे, ब्रज भाषा में ही सबसे ज़्यादा कृष्ण जी के भजन या फिर कविताएं लिखी जाती है, जिसको चरम पर पहुंचाने का कार्य सूरदास, ब्रज भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि कह रहे हैं, सूरदास ने किया है। बंगाल में ब्रज भाषा को ब्रजबुली, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। और असम में ब्रजावली कहा जाता है, ठीक है ना। बंगाल में ब्रजबुली कहा जाता है, असम में ब्रजावली कहा जाता है। ब्रज भाषा साहित्य का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ प्रद्युम्न चरित है, जिसके रचनाकार सुधीर अग्रवाल है। तो ब्रज भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा हो गया, प्रद्युम्न चरित, और रचनाकार सुधीर अग्रवाल, तो ये भी ध्यान रखना है, ब्रज भाषा से बहुत बार प्रश्न बनते हैं। फिर आती कन्नौजी, कन्नौजी का फिर सिर्फ क्षेत्र याद रखना है, कानपुर, इटावा और पीलीभीत आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर आता है बुंदेली, बुंदेली का करना है कि झांसी और ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाती है। फिर आता है हरियाणवी, हरियाणवी हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि हरियाणवी का एक दूसरा नाम है बांगरू, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे आप, बांगरू कहा जाता है हरियाणवी को। अब आते हैं हम दूसरी उपभाषा पूर्वी हिंदी में। तो पूर्वी हिंदी का उद्भव किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है ना। 7 अपभ्रंश और 5 वो है हमारी उपभाषा। तो पूर्वी हिंदी हमारी दूसरी उपभाषा है। इसमें भी 3 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जिसको आप ABC करके याद कर सकते हैं। जैसे हमने कब कब है करा, वैसे ही यहाँ पर ABC करके याद कर सकते हैं। अवधी बोली के बारे में आपको देखते हैं, देखिए इसका मुख्य केंद्र अयोध्या है, राम जी की अयोध्या, और रामचरितमानस की जो भाषा है वो भी अवधी है, तो ध्यान रखेंगे आप। देश के बाहर फिजी में अवधी बोली जाती है, तो ध्यान रखेंगे फिजी में अवधी बोली जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत तथा तुलसीदास रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जैसे मैंने आपको बताया। तो पद्मावत भी किस में है, ब्रज वो अवधी में है, और रामचरितमानस भी अवधी में है। जबकि अवधी की पहली रचना चंदायन या लोर कहा मानी जाती है, जिसके रचनाकार मुल्ला दाऊद है। तो देख लीजिए कि अवधी की सबसे पहली रचना कौन सी हुई, चंदायन, इसी का दूसरा नाम है लोर कहा, जिसके राइटर है मुल्ला दाऊद, तो ध्यान रखेंगे। फिर आता है बघेली बोली, यह बोली छत्तीसगढ़ के रीवा क्षेत्र में बोली जाती है, तो रीवा क्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ी बोली, इस बोली का क्षेत्र रायगढ़, कोरबा व रायपुर सरगुजा है, तो बस क्षेत्र याद रखेंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर आते हैं हम राजस्थानी हिंदी में, हमारी तीसरी उपबोली। राजस्थानी हिंदी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जैसा हमने पीछे चार्ट में देखा है। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, तो इसे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कर सकते हैं। तो पूर्व में बोली जाती है जयपुरी, या फिर इसे ढूंढानी भी बोलते हैं, ढूंढानी, ठीक है ना, ढूंढानी। फिर और पश्चिम में बोली जाती है मारवाड़ी, उत्तर में मेवाती, दक्षिण में मालवी, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं इसे। अब मारवाड़ी के बारे में कुछ देखते हैं। यह बोली अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ एवं मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, तो क्षेत्र याद रख सकते हैं मारवाड़ी का। जो हमारा, अगर आप राजस्थान देखें तो राजस्थान का पश्चिम वाला क्षेत्र में ही ये सब आते हैं, तो ध्यान रख सकते हैं आप। मीराबाई के पद भी इसी बोली में है, ठीक है ना, मीराबाई के पद भी, जो मीराबाई के पद हैं वो इसी बोली में है। अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मीराबाई की भाषा कौन सी है, और उसमें भी उन्होंने ये सिर्फ बहुत कन्फ्यूजन रखा था, और कोई कह रहा था मारवाड़ी भाषा है, कोई कह रहा था ब्रज भाषा है, ठीक है ना।
जयपुरी या ढूंढानी, जैसे मैंने आपको बताया ढूंढानी, इसे जयपुरी एवं ढूंढानी भी कहा जाता है। इसका मुख्य केंद्र जयपुर है। यहाँ बोली अजमेर, किशनगढ़ आदि क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, क्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेवाती उत्तर राजस्थानी कहा जाता है, इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आता है मालवी, इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। मालवी का मुख्य क्षेत्र मालवा है। इसके अलावा यह बोली इंदौर, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद में बोली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से क्षेत्र में, इंदौर, उज्जैन, देवास और होशंगाबाद में भी मालवी बोली जाती है। अब आते हैं बिहारी हिंदी पे। चौथी हमारी उपभाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसमें 3 बोलियां हैं। 3 कौन कौन सी, भोजपुरी, मैथिली और मगही। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इन तीनों को एक ही भाषा समझते हैं, लेकिन ये तीनों ही अलग भाषाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भोजपुरी अलग है, मैथिली अलग है और मगही अलग है। और इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, BMM कब का, तो 3 हो गया आपको, कब कब है, ABC और BMM। ठीक है ना, तो अब भोजपुरी के बारे में कुछ देखते हैं। मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई, ये पता चल गया आपको। भोजपुर गांव के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी रखा गया। तो ये थोड़ा नया फैक्ट है, आप ध्यान रख सकते हैं। भोजपुरी बोली हिंदी भाषी क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। भोजपुरी बोली बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, देवरिया, चंपारण, बलिया, आजमगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो बहुत सारे क्षेत्र है, कुछ तो आपको ध्यान होने ही चाहिए। ठीक है, भोजपुरी बोली का विकास सूरीनाम, मॉरिशस व गुयाना देशों में हुआ है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी हमने पीछे करा था कि बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर तो सीधे सीधे विकास की बात होगी कि विकास कहाँ हुआ, तो सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना देशों में हुआ है। भोजपुरी बोली का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, भोजपुरी के शेक्सपियर कौन है, भिखारी ठाकुर। राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा कहा है। तो राहुल सांकृत्यायन बहुत स्टेटमेंट देते रहते हैं और आपको उनको ध्यान भी रखना चाहिए। तो राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा कहा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, मैथिली। मैथिली के बारे में देखते हैं। इस बोली की लिपि देवनागरी व तिरुहता है। ठीक है ना, तिरहुता है, तो लिपि याद रखेंगे। देवनागरी तो सबको याद रहती है, आप तिरहुता को याद रखेंगे। मैथिली बोली के विकास में प्रमुख योगदान विद्यापति का है। ये लेखक रहे विद्यापति। इनकी रचना पदावली मैथिली भाषा में रचित मुक्तक काव्य है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। नागार्जुन या फिर इनका दूसरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र ने पारो उपन्यास की रचना मैथिली में की थी। तो आ सकता है क्योंकि नागार्जुन बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका आ सकता है कि पारो जो उपन्यास है उनका वो किस भाषा में है, तो मैथिली भाषा में लिखा गया है। मैथिली बोली हिंदी की एकमात्र बोली जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है ना, अगला देखो, मगही या मागधी भाषा भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, मगही या मागधी। ठीक है ना, इसके निकट का संबंध भोजपुरी मैथिली भाषा से है। अक्सर ये भाषाएं एक ही साथ बिहारी भाषा के रूप में रख दी जाती है, जैसे मैंने आपको बोला पीछे। इसे देवनागरी अथवा कैथी, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रख सकेंगे। तिरहुता किसकी लिपि होगी, मैथिली की, और मगही की कैथी, ठीक है ना, कैथी लिपि में लिखा जाता है। मुख्य रूप से यह बिहार के गया, पटना, राजगीर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद इलाकों में बोली जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। इनके क्षेत्र बहुत बार आता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में ये बोली नहीं बोली जाती है, निम्न में से किस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है, तो आपको क्षेत्रों को याद रखते हुए चलना है। अब आता है पहाड़ी हिंदी पे। इस हिंदी के 2 भाग हैं। पहाड़ी हिंदी का सीधा सीधा पश्चिमी हिंदी और मध्यवर्ती पहाड़ी। तो पश्चिमी हिंदी जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी व चंबा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ थोड़ा बहुत भाग उत्तराखंड का और ज़्यादातर भाग हिमाचल प्रदेश का लिया जाता है पश्चिमी पहाड़ी की हिंदी के क्षेत्र में कहेंगे अगर आप। सौर सैन्य भ्रंश से विकसित हुई, ये सबको पता है। और लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लोक साहित्य मतलब जो लोक गाथाओं का साहित्य है वो बहुत ज़्यादा मिलता है किसमें, पश्चिमी पहाड़ी की भाषा जो हिंदी की एक बोली है। ठीक है ना, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली व कुमाऊनी बोली आती है। जो मध्यवर्ती पहाड़ी है उसमें 2 बोलियां आ जाती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है ना, अतः यह 2 बोलियों का सामूहिक रूप है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हिंदी भाषा का विकास के बारे में कुछ फैक्ट है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे प्राचीनतम प्रयोग शफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे प्राचीनतम प्रयोग यानी जो हिंदी को भाषा किसने कहा था, तो शफरुद्दीन के
जफरनामा में मिलता है, ठीक है ना। आएगा खड़ी बोली का प्राचीनतम प्रयोग अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है, ठीक है। ये तो बात थी हिंदी की, लेकिन आज जो हिंदी जिसे हम मानक हिंदी मानते हैं वो कौन सी है, खड़ी बोली। और खड़ी बोली का प्राचीनतम प्रयोग अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है, जिन्होंने एक प्रसिद्ध गाना लिखा है छाक तिलक सब छीनी वाला, ठीक है ना। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी में मिलता है, जब अभी मैंने आपको बताया था कि जब से हिंदी शुरू हुई थी। हिंदी विकास कालखंड के 3 भागों में बांटा जाता है, 1000 से 1500 ईस्वी आदिकाल, फिर मध्यकाल 1500 से 1800 और आधुनिक काल 1800 से अब तक। तो वो जो हमने करा था विकास, जो बांटा था वो अलग तरीके से था, और ये हिंदी के विकास खंड को अलग तरीके से बांटा गया है, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना हुई थी 1800 में, ठीक है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान रहा, वेलेजली के दौरान हुआ था इसका, वो बना था ये। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दत मारदंड था, उद्दत मारदंड के संपादक जुगल किशोर थे, ठीक है ना। उद्दत मारदंड हिंदी का प्रथम समाचार था, जिसके संपादक थे जुगल किशोर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आपको मुझे आंसर में बताना है कि जो उद्दत मारदंड है वो कब छपना शुरू हुआ था। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को। 1829 में कलकत्ता में बंगदूत का प्रकाशन हुआ। ये बंगदूत एक मैगजीन थी जो कलकत्ता से प्रकाशित होती और करीबन 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। बंगदूत 1829 में प्रकाशन हुआ था इसका, ठीक है। आज के लिए चलिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी और ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज उत्तराखंड की और हिंदी की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे पाठशाला ऋषिकेश और पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी के नाम से ग्रुप से आप उनमें भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।